अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम एकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये फेडरल बोर्ड की क्लास के लिए अभी हम फेडरल बोर्ड की बुक से कर रहे हैं जी। तो फेडरल बोर्ड वाले के मुताबिक आपका जो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है जी, वो आ रहा है जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है। उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए और उस बिना पे उसने क्या बताया कि जो एटम है वो कैसा होता है। तो 1911 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था ये। तो उसमें क्या किया था, इसने एक गोल्ड फॉयल ली थी। ठीक है, गोल्ड फॉयल ली थी जो बहुत ही छोटी थी, कितनी के 0.0004 सेंटीमीटर की थी। उसने इतनी फॉयल ली और उससे क्या किया, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स के एक सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करवाए। उस गोल्ड फॉयल पे उसने बम्बार्ड करवाए। अल्फ़ा पार्टिकल्स कौन से थे जी? हीलियम डबल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज थे। तो जैसे ये पार्टिकल्स इस पे पड़े तो ज़्यादातर इसमें से जो पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वो सीधे गुजर गए विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, और कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करके क्या हो गए जी, थोड़ा सा चेंज हो गए, डाइवर्ज हो गए। और उनमें से कुछ बहुत सारे ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया, वहां पे टकरा के वापस बाउंस बैक हुए। ठीक है जी। अब इससे उसने रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट तो उसने ये निकाला कंक्लूजन कि भाई जो अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्टेड हुए, विदाउट डिफ्लेक्ट हुए, गुजरे है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि एम्प्टी स्पेस है बहुत ज़्यादा एक एटम में। मतलब कि एटम में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस एम्प्टी है। सेकंड क्या बात है जी, सेकंड बात से उसने ये पता करवाया कि जो बहुत ज़्यादा जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि उनके दरमियान कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, प्लस माइनस का फ़र्क है। कैसे कि प्लस प्लस हमारे पास हीलियम पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन के मुताबिक कि अगर प्लस वाला प्लस के पास जाता है तो वो उसको बाउंस बैक करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने यहाँ से पता लगाया कि कोई ना कोई एक सेंटर पार्ट है, सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हमने बाद में न्यूक्लियस कहा। इसी तरह थर्ड पॉइंट में उसने कहा कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए, बगैर चले गए। तो इसलिए हमें उन्हें क्या कहेंगे जी, वो हमारे पास स्पेस ज़्यादा एम्प्टी है। थर्ड कंक्लूजन इतना नहीं है। अब इसमें डिफेक्ट भी थे। डिफेक्ट क्या था कि इसने जो रदरफोर्ड है, इसने ये नहीं बताया कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके तहत, पहले वाली फिजिक्स के तहत, रदरफोर्ड से मुताबिक से पहले जो थ्योरीज आई है उसके तहत, कि वो तो अपनी एनर्जी एमिट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एमिट करते रहते हैं। अगर एनर्जी एमिट करते रहते हैं तो वो तो फिर कभी जो स्ट्रक्चर है वो कभी ना कभी जाके एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि हमारे पास डाल्टन एटॉमिक के तहत हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो, या एटम है, वो ना ही बनाया जा सकता है, ना ही तबाह किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसमें इसने एक ये गलती की कि इसने यहाँ पे नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है या क्या कुछ होता है उसमें। और सेकंड, उसने ये बताया कि यहाँ से, ठीक है, इसमें लीनियर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, लीनियर एनर्जी रिलीज होने से क्या मुराद है, लीनियर स्पेक्ट्रम, उससे मुराद है कि पहले हमारे पास फुल ब्लैक आया, फिर उसके बाद लाइट ब्लैक आ गया, फिर उसके बाद हल्का लाइट हुआ, लेकिन ये पूरा फिर एक जैसे कलर हो गए, हर पोर्शन अलग अलग कलर से फिल होगा, इसे हम लीनियर कहते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होती है वो क्या होती है कि यहाँ पहले डार्क था, यहाँ पे पहले ज़्यादा था, ठीक है, आस्ता आस्ता कम होते 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 ये काम क्या हो गया, डिफरेंट कलर कम हो गया। मतलब कि कलर आपका पहले अगर फुल ब्लैक है, ब्लैक से स्लाइटली आस्ता आस्ता क्या होता है कि बिल्कुल वाइट पे आ जाना, और विदाउट एनी विच मेन डिफरेंस
उसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि इसने नहीं बताया कि इसने बताया कि ये लाइन स्पेक्ट्रम इससे निकलती है, ठीक है। लेकिन जबकि अभी की जो थ्योरीज की गई उसके मुताबिक तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में करता है, ठीक है जी। अब उसके बाद रदरफोर्ड के बाद एक और थ्योरी आई जी, किसकी, हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर ने हमें बताया कि एटम किस तरह मौजूद होता है, ठीक है। उसने जो बोर ने बताया उसके मुताबिक बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक ख़ास एनर्जी लेवल में, एक ख़ास एनर्जी में रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं, ठीक है जी। एक ख़ास एनर्जी में रोटेट में करते हैं, एक ख़ास दायरे में, सर्कल में, उसे हम या एनर्जी लेवल कहते हैं, लेवल, या फिर शेल या ऑर्बिट हम कहते हैं जी, ठीक है जी। सेकंड पार्ट में उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, अगर उसका डिस्टेंस उसके न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाता है, ठीक है जी, अगर उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी क्या होगी, एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने बताया कि अगर ये एटम है तो ये न्यूक्लियस है तो इसका इलेक्ट्रॉन का फासला अगर इतना है तो इसकी एनर्जी कम है बनिस्बत अगर हमारे पास एक और सेंटर में यहाँ पे करीब है, ठीक है जी। जो जितना उसके करीब होगा उतना ही उसकी क्या होगी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आएगा इसका। थर्ड पार्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस एनर्जी लेवल में, वो किसी ना किसी एंगुलर मोमेंटम, किसी ना किसी एंगल के तहत वो रोटेट कर रहा है। उसे हम क्या कहते हैं कि वो बराबर होता है जी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसके, 2 पाई के, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लाई कर देना है इसको शेल से तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी एनर्जी आ जाती है। और एच हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एच है हमारे पास, ठीक है। एच हमारे पास क्या होता है जी, वो हमारे पास आता है जी 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि फोर्थ पॉइंट कहता है कि लाइट जो है वो एनर्जी, मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब होगी जब हायर ऑर्बिट पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, यहाँ से अगर वो जंप करता है इस ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी क्या करेगी जी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जो आसपास की एनर्जी होगी, लाइट होगी, वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हायर से लोअर की तरफ जाता है तो वो क्या करेगा जी, एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, ठीक होगी जी। तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, वो फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो एनर्जी यहाँ पे और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे शफल हुआ है, ये किसके इक्वल होती है कि दोनों टोटल एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है E2, मतलब कि सेकंड माइनस E1, मतलब कि सेकंड एनर्जी लेवल में से फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी अगर हम माइनस करें तो वो उतनी उसकी क्या होती है जी, एनर्जी एमिट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद आपका जो टॉपिक आ रहा है जी फेडरल बोर्ड के तहत, वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है 2.3। 2.2 आपने बिल्कुल नहीं करना आइसोटॉप्स वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट जी क्या आ रहा है जी, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ओ सॉरी, आइसोटॉप्स का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे अहम चीज़ें हमारे पास क्या आ रही है जी, हमारे पास सबसे पहली बात आ रही है जी शेल। जैसा कि हमने अभी बताया कि बोर एटॉमिक के तहत शेल एक एनर्जी लेवल होता है या ऑर्बिट होता है, उसे हम शेल कहते हैं। शेल हमारे पास के, एल, एम, एन, हम इसी तरह आगे लगातार जाते रहते हैं। के शेल में अब शेल और मज़ीद डिवाइड हुआ है सब शेल में। के शेल में एक शेल होता है जी, सब शेल एस, और एल में हमारे पास एस और पी होता है। एम में हमारे पास क्या होता है जी, एस, पी और डी भी आ जाता है, और एन में एस, पी और डी और एफ आ जाता है। अब इसके तहत एस हमें पता है, एस हमें
सब शेल जो है, एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, पी हमारे पास 6 ले सकता है, डी 10 ले सकता है और एफ 14। तो इसके तहत के में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, और एल में 6 और 2 हमारे पास 8 हो गए। एम में हमारे पास 2 6 8 और 10 हमारे पास 18 आ गए जी, 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लिख सकते हैं। इसी तरह एन में हमारे पास क्या आता है जी, एस पी डी एफ आता है, तो हमारे पास ये कितना बन जाता है जी 32, अगर हम इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये फिल कैसे करता है, फिल कैसे करता है कि जो के शेल होता है इसे 1s कहते हैं, इसी तरह 1s ये 2s कहलाएगा क्योंकि दूसरा शेल हो गया, ये 3s 3p 3 के बाद 4 4 4 4। ये एनर्जी फिल करता है इस तरह, पहले 1s2 फिल की जाती है, फिर 2s2 फिल की जाती है, फिर 2p6 और 3s2 2p6 और 3s2 और फिर 3p और फिर 4s आ जाता है, 3p6 और 4s2 आ जाता है, फिर 3d आता है जी, फिर 3d10 आता है। मतलब कि यहाँ पे इसका चेंज हो जाता है कि 3p6 के बाद वैसे d आना चाहिए, लेकिन एनर्जी लेवल के लिहाज से वो क्या आता है जी, p के बाद 4s आ जाता है, 3p के बाद 4s आ जाता है। तो आपने क्या करनी है, पहले 18 सब शेल्स की और 18 एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। पहले 18 के से मुराद है कि आपने 18 तक की अगर कोई आए, 18 एटॉमिक नंबर किसी ने दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वो आनी चाहिए। 18 की करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 1s2 पहले फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 करने हमने, 16 रह गए, 2s2 कितने रह गए 14, फिर 2p6 मतलब कि 8 रह गए, 3s2 कितने रह गए जी 6 रह गए, और 3p6 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गए टोटल पूरे 2 + 2 4 4 6 हमारे पास 10 10 और 2 12 12 और 6 18। तो किसी की भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है तो आपने यहाँ से फिल कर लेनी है। एक्सरसाइज में तमाम सवाल वही है और कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है जी, तमाम सवाल यही करने हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है या फिर आपने सवालों के जवाब देने हैं। तो आपने इन तमाम सवालों को हल कर लेना है, अगर कोई मसला आता है तो आपने इस कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।